हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 6 औकलन के अनुप्रयोग के बारे में। इसमें बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो उसमें से एक बच्चे ने ये क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा। उसने व्हाट्सएप पर सर ये डाउट पूछा था, तो मैंने उसको वहाँ पर नहीं बताया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये क्वेश्चन सबके साथ शेयर किया जाए। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले हम इसको करेंगे और फिर आगे की एक्सरसाइज यानी कि 11-12 से करना स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन और क्यों इसको मुझे समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या ये बहुत हार्ड है? नहीं, बहुत ही ईजी है। बस एक वर्ड, एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक आपको चाहिए, पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट जिसका यूज हम इसमें करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई x, एक आयत है जिसकी लंबाई x है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी कि ये जो dx/dt है उसकी लंबाई क्या है? x है। यानी कि dx/dt क्या हो जाएगा सर? dx/dt ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कह रहा है कि दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। फिर बोला कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई की दर क्या है बढ़ने की? dy/dt ये क्या हो जाएगा सर? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर आगे देखिए, जब x इक्वल टू, कह रहा है अब कि जब x इक्वल टू 8 हो और y इक्वल टू 6 है, तब आयत के पहला परिमाप तथा क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी कि dp/dt और da/dt हमें फाइंड करना है। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चली। लेकिन अब अगर आप भी ऐसे किए हुए थे तो सब सही है, लेकिन एक गलती है। कहां गलती है सर? गलती यहां है बच्चों, यहां पर पढ़िए आप। एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यहां पे अगर आप एक वर्ड चेक करेंगे तो क्या हो रहा है? घट रही है और यहां पर बढ़ रही है। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना था। जैसे अब हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा फिजिक्स में, तो हम लोग कहते थे एक त्वरण और एक मंदक त्वरण। एक त्वरण होता था जिसे हम एक त्वरण कहते थे और एक मंदक कहते थे। मंदक क्या होता था सर? मंदक भी त्वरण ही होता था, लेकिन वो गाड़ी जब रुकती थी तो उसे हम मंदक कहते थे। और जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती थी प्रति सेकंड उसी स्पीड से, तो उसे हम क्या कहते थे सर? त्वरण कहते थे। कहते थे कि नहीं कहते थे? ठीक उसी प्रकार दोनों में अंतर क्या रहता था? जो मंदक होता था उसे भी हम a से ही लेते थे, लेकिन a इक्वल टू -4 -3 जो भी वैल्यू दी हुई होती थी। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब किसी भी चीज की दर घट रही होगी तो उसे हम किस में लेंगे? माइनस में। और जब किसी भी चीज की दर बढ़ रही होगी तो उसे हम किस में लेंगे? प्लस में। बस यही माइनस का एक कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना था और सारी चीजें बहुत आसान है। देखिए जैसे हम क्या निकालना है, पहला अगर हम बात करें तो परिमाप में परिवर्तन की दर। तो देखिए ए वाला हमें पता है p इक्वल टू क्या होता है आयत का सर? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। l क्या दिया हुआ है? x और b क्या है? y। इसका औकलन कर दीजिए तो सर dp/dt, अब 2 मल्टीप्लाई 2x/dt प्लस 2 dy/dt। भाई y का औकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy/dt। अब आपको यहां पे वैल्यू दी हुई है सर? बिल्कुल दी हुई है, यहां पे देखिए दी हुई है ना, तो बस रख दीजिए dp/dt इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर सर? -10 और +8 इक्वल टू -2 क्या? सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस किस दर से घट, ये भी क्या हो रहा है? जब लंबाई घट रही है तो हमारा जो पैरामीटर है वो भी घटेगा। किस दर से घटेगा? तो सर -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहां पे आपसे ये भी पूछ सकता था कि परिमाप जो उसका है, पैरामीटर जो उसका है वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घटेगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। यही प्लस में आता तो क्या होता? बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा था? बी वाला। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पूछा था वो कमेंट कर देगा कि सर यस हमने पूछा था, अगर उन्हें समझ में आ गई तो। और वो भी बताएंगे क्या वो गलती यहाँ पे ही कर रहे थे, माइनस में ही
अब देखिए बी कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है सर, सर ए इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सर लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब इसका कर दीजिए सर dA/dt, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा यहाँ पे dx/dt इंटू में y प्लस सर x इंटू में dy/dt, वैल्यू रख दीजिए। x कब बोला है, क्षेत्रफल हमें कब याद करना है सर, क्षेत्रफल हमें तब याद करना है जब x इक्वल टू 8 हो, इसीलिए दिया हुआ है x इक्वल टू 8 पर और y इक्वल टू 6 पर, तो यहाँ पे y की जगह 6 रख दीजिए और x की जगह पे 8 रख दीजिए, तो dA/dt ये कितना है dx/dt सर -5 है, तो dx/dt की जगह -5 हम लोगों ने रख दिया। फिर y की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, y की वैल्यू 6 दी हुई है, रख दीजिए सर, प्लस x की वैल्यू 8 दी हुई है और dy/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 4 दी हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dA/dt इक्वल टू, इसको करेंगे 6 पंजे -30 और इसका करेंगे तो +32, क्या हो गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ेगा। देखिए परिमाप घट रहा है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, परिमाप घट रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से। अब मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉल करके चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने यहाँ पे 10 तक चीज़ें कर ली थी, तो मैं आपकी बुक खोज लेता हूँ। चलिए 10 तक हमारा हो गया था, 12 से चीज़ें हमें करनी थी, 12 से आइए हम लोग चीज़ों को देखते हो। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा अगर आप लोग ध्यान देंगे तब, ठीक है, तो बार बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा सारे क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-3 ही बता के छोड़ देने चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आप लोग जैसे एक बच्चे ने ये पूछा तो जो आपके डाउट हो वो वाले क्वेश्चन आप लोग भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब मेरे अंदाज से ये सारे क्वेश्चन जो है एक ही प्रकार से हैं। अब देखिए जैसे 12th वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप पहला लेक्चर देखे हैं, आपको दर निकालना आ गया, अगर आपका औकलन क्लियर है, आपको पता चल गया कि dy/dx मतलब क्या होता है, किसके सापेक्ष किसका दर, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन हल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कहते हैं ना, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अगर आपको प्लस माइनस कितने भी क्वेश्चन दी जाए, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आपको प्लस माइनस के कितने सारे भी मैं क्वेश्चन दे दूँ आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्यों कर लेंगे? क्योंकि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कह रहा है हवा के एक बुलबुले, हवा का एक बुलबुला है जो हम लोग फुलाते हैं बच्चों, ठीक है, बुलबुले जो हम लोग कहते हैं ना ऐसे साबुन के झाग से लेकर बनाते थे पहले, तो हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कि त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, अब यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो अब क्या करना है सर? बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, नहीं तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? तो बुलबुले, अब यहां पर आयतन का फॉर्मूला है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, और क्या आगे बोला है? जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, जबकि जो आपकी त्रिज्या हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर आप लोगों को आयतन का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो अब वो बच्चे कहेंगे सर ये आप कहते हैं इजी है, बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा त्रिज्या का, तो सॉरी आयतन का, तो बहुत आसान है। क्या कह रहा है? हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर पर की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या की दर दिया हुआ है, तो मतलब dr/dt, पहले जो चीजें दी हुई है लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आगे क्या बोला है? बढ़ रही है, तो बुलबुले की आयतन किस दर से बढ़ेगा? आयतन मतलब dv/dt किस दर से बढ़ेगा, ये हमसे पूछा है, यानी कि हमसे dv/dt पूछा है। कब? जब
r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो। तो हमें क्या पता था, हमें सर पता था आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सर। अब जिनको यही नहीं पता वो कहां से करेंगे, बस अब इसका अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन क्या हो जाएगा सर, dv/dt इक्वल टू में 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा सर 3r² dr/dt। बस रख दीजिए dr/dt की वैल्यू रख दीजिए, r की जगह पे 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3। कुछ बच्चे पाई को सॉल्व करने लगते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पाई को सॉल्व करने की। इनटू में देखिए 3 से 3 यहीं पे कट जाना चाहिए, तो चलिए नहीं काटे तो यहाँ पे नहीं काटते, यहाँ पे काट देते हैं। 3 से 3 देखिए ये कट गया। अब r², r का मतलब क्या हुआ 1 का स्क्वायर, और dr/dt कितना दिया हुआ है सर, हाफ। dr/dt कितना दिया हुआ, हाफ। इस हाफ से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो dv/dt क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो r का क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि जो उसका आयतन है 2 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब से 2 पाई सेंटीमीटर पर क्यूब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रकार से हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सब में बस ये आकलन करके ही निकालना रह रहा है, और कुछ बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो आपका या तो आप फॉर्मूले नहीं याद है, या तो आपको आकलन नहीं क्लियर है, या अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, और फिर अगर फिर भी डाउट है तो आप कॉल मैसेज कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, ये चीज समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए अब 14 देख लिया जाए। 14 देखा जाए कि अब वो दोनों तो सेम ही है, आइए एक 13 देख लिया जाए भाई। 14 नहीं देखा जाए, 14 भी सेम ही है। 14 में बहुत ज़्यादा बस 14 13 एक तरह से देखा रखा है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर, ये तो बैलून वाला बता चुके हैं, इसीलिए वाला नहीं बताएंगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास है, हाँ ये वाला बताएंगे। 13 वाला इसलिए बताएंगे तो 14 वाला वही सेम है जो गुब्बारा वाला बताए थे हम। कौन सा क्वेश्चन था गुब्बारा वाला, 8th वाला। अब जैसे वहां पे क्या था, हम जितना तेज फूकेंगे उतना तेज बैलून फूलेगा, उसी तरह जितना तेज हम पाइप से जो चीजें आएंगी उतना ही चीजें होंगी। ये आयतन मतलब सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लेके आपको चलना होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए 13 की अभी हम चर्चा कर रहे थे, 13 देख लेते हैं। क्योंकि 13 में कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, एक्स के रूप में दी हुई है, तो बच्चे क्या होता है बस देखते हैं कि एक्स के रूप में और डर जाते हैं। देखिए कह रहा है 13 वाला कि एक गुब्बारा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, जो सदैव गोलाकार है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास परिवर्तनशील व्यास, एक गोला जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास है 3/2 2x+1 है। ठीक है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, तो कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन के की दर ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार है, गुब्बारा गोलाकार है, परिवर्तनशील व्यास, उसका व्यास क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है। एक्स के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है व्यास परिवर्तनशील है तो आयतन परिवर्तन की दर क्या होगा, ये एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। सोचिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। सोचिए क्या कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? नहीं सर नहीं समझ में आ रही है। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास दिया हुआ है सर 3/2 2x+1।
ठीक है, ये आपको व्यास दिया हुआ है। मैं अब बात करूँ आपसे त्रिज्या की, त्रिज्या क्या होता है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है आयतन, और आयतन का फॉर्मूला हमें त्रिज्या के रूप में पता है सर। त्रिज्या होता है व्यास बटे में 2, तो क्या त्रिज्या हो जाएगा 3/4 2x + 1। जी सर हो जाएगा। हमसे सर dv/dt पूछा है, क्या हमसे यही ना पूछा है dv/dt। तो यहां पे आपको v कितना दिया हुआ है सर, v दिया हुआ है सर, v क्या, v का सर हम फॉर्मूला पता है 4/3 πr3। भाई बार बार ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, गोले का आयतन यही ना होता है, गुब्बारा कैसा है गोलाकार है तो गोले का आयतन यही होता है, और हमें dv/dt निकालना है किसके सापेक्ष, सॉरी एक सेकंड। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे dv/dx निकालना है, x के सापेक्ष बोला है ना, किसके सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, यही हमें निकालना है, यानी कि dv/dx निकालना है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं हम लोग। सर dv/dx बराबर हो जाएगा 4/3, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r³ का क्या हो जाएगा, सॉरी अरे यार यहाँ पे r³ की जगह अभी मत करो, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, v = 4/3, पहले r³ तो रख दो, r³ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या की वैल्यू है सर 3/4 और ब्रैकेट में 2x + 1 का इनका क्यूब, यही ना है त्रिज्या, r यही हमारा r था, इसको हमने यहां से उठाया और यहाँ पे रख दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब इसका अवकलन कीजिए, तो सर इसका अवकलन अब करेंगे तो हो जाएगा, जब पहले इसको बाहर निकाल लीजिए 3/4 को, तो सर हो जाएगा v = हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा इंटू में पाई, और सर हो जाएगा 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4 और प्लस सर इंटू में 2x + 1 का होल क्यूब, ऐसी चीज़ें आएंगी। तो एक 3/4 से एक 3/4 कट जाएगा, तो चीज़ें अब क्या आ जाएंगी सर 9/16। तो अब यहाँ पे अवकलन कीजिए आप dv/dx, तो 9/16 पाई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, अवकलन होगा किसका, इसका अवकलन होगा, आइए करते हैं। तो 3 और फिर सर 2x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर हम क्या करेंगे, इसको x मान के किए थे तो फिर इसका अवकलन करेंगे, तो सर 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 का बस 2 ही आएगा, तो ये इसका अवकलन हो गया। अब यही आ गया हमारा dv/dx, इसको बस थोड़ा सा सही करके लिख दीजिए, dv/dx = क्या हो जाएगा, ये 2 से कट गया 16 आपका कितने टाइम्स में सर, 2 से कट जाएगा 16 कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, तो 27/8, तो 27/8, 9 का 27/8, तो 27/8 पाई, और फिर क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है आयतन है, तो cm³ बटे में सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि हम x से सापेक्ष दर निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, दर निकाल रहे थे। अब यहां से देखिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 से आप देखेंगे कॉन्सेप्ट हो जाता है चेंज। ये क्वेश्चन हो गया जी सर, ये वाला हो गया, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ये भी क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन अभी तक जो चीज हम लोग कर रहे थे शब्दकोश वाले प्रश्न, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है 4 नंबर में, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 15 वाला, ये वाला 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है 4 नंबर में, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा के टिक करके रख लीजिएगा अपनी बुक में। ऐसे तो नवंबर बाद जब करवाए जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट लगवा के, लेकिन अभी आप लगा लेंगे तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। कह रहा है एक वस्तु की इकाई x है, वस्तु की इकाई जो है वो क्या है, एक वस्तु की इकाई x है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन, ध्यान से सुनिए, से संबंध कुल लागत, से संबंध कुल लागत, से संबंधित कुल लागत जो है C ब्रैकेट में x रुपए में, किसमें दिया हुआ है सर, रुपए में दिया हुआ है, ठीक है भाई, रुपए में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है C x = में 0.007
एक्स क्यूब माइनस में 0.003 एक्स स्क्वायर और प्लस में 15x प्लस 4000। तो कह क्या रहा है इसमें, पूछा क्या है, से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब तक 17 इकाई का उत्पादन किया जाता है। तो कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। अब बताइए, अब सीमांत लागत आपको ज्ञात करना है जबकि कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है, 17 इकाइयों का। तो देखिए, जब भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। सीमांत लागत आपसे पूछ रहा है, इकाई दिया हुआ है, x इकाई दिया हुआ है, 17 इकाई आपसे दिया हुआ है, सीमांत लागत पूछ रहा है। बहुत हार्ड नहीं है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, बस हम लोगों को बस एक चीज करना है कि यहां पे क्या रख देना है, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना है। तो क्या हो जाएगा सर, dcx बाई dx, ये अवकलन आप कर दीजिए। क्या आ जाएगा इसका सर, 3 आगे आ जाएगा तो 0.3 आ जाएगा आगे, तो मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना। 0.0021 17 के 21 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो 3 आएगा उसका मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। माइनस में 0,0 फिर 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। प्लस 15 का 15 हो जाएगा और 4000 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये आपकी सीमांत लागत है, अब ये आपकी सीमांत लागत है, ये सीमित लागत है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस आप जो इकाइयों की वैल्यू दी हुई थी रख दीजिए। तो सर सीमांत लागत हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c के पावर डैश, c ब्रैकेट में x के पावर डैश लगा के ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आप रखेंगे तो 0.0021। अब यहाँ पे अगर 17 हम रखें तो 17 का स्क्वायर होगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है सर 289, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख दे रहा हूँ 289 माइनस में 0.006 इंटू में 17 और प्लस में 15। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो करिए भाई क्या आ जाएगा, करिए 0.0021 देखिए 6.09 आ रहा है आपका 6.09 माइनस में 0.102 प्लस में 15, तो यहाँ पे आपका आ रहेगा कुछ वही 20 समथिंग कुछ आएगा, 21 समथिंग कुछ आएगा, निकाल लीजिएगा 20 समथिंग कुछ आएगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ 20 पॉइंट क्या आएगा 967 यह आपका सीमांत लागत हो जाएगा। तो 16 वाला भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसा ही है, मैं आपको दिखा देता हूं करके। 16 वाले क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे तो सेम टू सेम ही है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। तो सीमांत लागत निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जो लागत दी हुई थी उसका आकलन किया एक्स के पदों में, फिर जो एक्स की वैल्यू दी हुई थी, जितनी इकाई दी हुई थी वहां पे इकाई की वैल्यू रख दी और उसे माना गया, जो वही क्या हो जाएगा हमारा सीमांत लागत हो जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 16 कह रहा है किसी उत्पाद x इकाइयों के लिए इतना है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल ये भी दिया हुआ है, अगर इसको भी मैं आपको करके दिखा दूं, एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं ताकि आपके ये वाले कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो बस यही इरेज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे rx हो जाएगा बस cx की जगह पे, और 17 इकाइयाँ हटा देना है बस, और ये तो इरेज ही करना पड़ेगा ना। देखिए ये तो और इजी होगा क्योंकि इसमें बस मल्टीप्लाई, इसमें बहुत इजी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट में दिए हुए थे तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता था आपको मल्टीप्लाई करने में, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे rx, दिया हुआ है rx, इसको भी सेम उसी प्रकार से करेंगे 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस 15, और कितनी इकाइयाँ हैं 7,
जब x इक्वल टू 7 इकाइयों को उत्पादन ज्ञात कीजिए, क्या करें सर, क्या करें, कुछ मत कीजिए, जो चीजें आपको बताई गई इसका आकलन कर दीजिए। तो सर d और ब्रैकेट में d r ब्रैकेट में x अपॉन में dx क्या हो जाएगा सर, 13 इंटू में 2 और इंटू में सर x, ठीक है, इसका हो जाएगा प्लस 26 और प्लस 0, सॉल्व हो गया। तो d आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r डैश x बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा 26 और x की जगह पे क्या रख देंगे 7, हो गया, प्लस 26 जोड़ दीजिए सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा सर 7 5 35 42 2 4 182 और प्लस 26, इसको सर अगर हम ऐड करते हैं तो आएगा 208, हो गया। आपका सीमांत लागत आपको निकालना था, आपने अपना सीमांत लागत निकाल लिया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा रुपए में लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यूनिट मैंने लिखा था, पीछे भी यूनिट क्या लिखेंगे हम, रुपए, क्योंकि यहाँ पे हमसे लागत पूछा था, तो लागत किसमें हम निकाल रहे हैं सर, लागत हम निकाल रहे हैं रुपए में, लागत किसमें निकाल रहे हैं, रुपए में। बहुत बढ़िया। आप देखिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 17 18, यही लास्ट क्वेश्चन है, दोनों जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है पहला, एक वृत्त की त्रिज्या, अब इसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहा है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए वाला पहला दिया हुआ है 10 पाई, बी दिया हुआ है 12 पाई और सी दिया हुआ है 8 पाई। देखिए पेपर आपको बुक में भी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है, पाई में ही दिया हुआ है, तो मतलब पाई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बुक भी आपको साफ साफ हिंट दे रहा है। तो सिंपल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होता है सर, ये क्वेश्चन नंबर 17 था, सॉरी 16 था ना, नहीं 17, ठीक है। तो ये होता है सर dA/dt, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है dA/dt। और यहाँ पे एक वृत्त बोला था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, A इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो बस r के सापेक्ष औकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर dA/dr इक्वल टू में पाई इंटू में 2 इंटू में r। तो यहाँ पे आ जाएगा सर r की अगर हम वैल्यू रख दे तो पाई इंटू में 2 इंटू में r की वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, r की वैल्यू 6, तो 12 पाई 12 पाई, तो परिवर्तन की दर क्या आ गई 12 पाई, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है देखिए 18 वाला, किसी उत्पाद x इकाई, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, x इकाई इसमें दिया हुआ है, मान परिवर्तन किया हुआ, तो इसी प्रकार रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो चीजें हमारी, ऑप्शन उसमें भी 4 दिया हुआ है, जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो ये आपका इसी के साथ ये एक्सरसाइज बच्चों समाप्त हुआ। देखिए मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं, जितनी तेजी से आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती जा रही है, उतनी तेजी से, उतने मन से, उतने तरीके से अगर आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं, फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ ऑप्शन दूसरा बचने वाला है नहीं। ये बात मैं बता दे रहा हूं, बार बार कहता हूं, इस बार भी कह रहा हूं। समय कब निकलता जाएगा, कैसे, कब हम लोग पहले एक्सरसाइज से, पहले चैप्टर से आज पार्ट 1 के आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं, फिर पार्ट 2 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 के आखिरी चैप्टर पर कब आ जाएंगे। पार्ट 2 तो और आसान है, पार्ट 2 में बस 2 ही चैप्टर बड़े बड़े हैं ही, एक समाकलन और एक समाकलन का अनुप्रयोग तो छोटा है, एक अवकलन समीकरण, बस 2 चैप्टर लंबे हैं। नहीं तो रैखिक समीकरण बात किया जाए, प्रायिकता तो काट के हटा ही दिया, छोटा ही कर दिया, प्रायिकता की बात की जाए या रैखिक प्रोग्रामिंग की बात की जाए या 3D की बात की जाए या वेक्टर की बात की जाए, सदिश विश्लेषण की बात की जाए, त्रिविमीय ज्यामिति की बात की जाए, ये सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। तो अपने आप को भी चेत लीजिए, अपनी चेतना को भी जागरूक कीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कोई ऑप्शन दूसरा बचने वाला नहीं है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, फुल सपोर्ट आपका हमारे साथ रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।